वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2025 और 28 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में दी गई मान्यता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये क्लास कोई भी साथी है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है, एसएससी जीडी के लिए भी है, पटवार के लिए, रेलवे, यूआरओ सभी एग्जाम के लिए, चाहे जेल प्रेरी है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पटवार है, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और जो साथी डेली क्लास देखेगा उसी को फायदा मिलेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ड फोर्स और सेंट्रल आर्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी। मेडिसन कीज ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो आर्यना संबालिका को हराया। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई? तो ये बनाई है जामनगर गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो साउथ ब्लॉक नई दिल्ली। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 24 जनवरी 2025 को कहां से लॉन्च किया गया? भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। फिक्की फ्रेम्स 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। और डॉक्टर के रामचंद्र किस संगठन के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये थे डीआरडीओ के। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट आपको मिल चुका है। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली लाइव क्लास का टेस्ट और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको कल मिल चुका है। तो ये मंथली है, ये वीकली और ये डेली। और मंथली पीडीएफ अभी जैसे ही जनवरी मंथ कंप्लीट होने वाला है तो उसके बाद में आपको जनवरी मंथ की पीडीएफ और क्लास भी आपको मिल जाएगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में 2024 के अंदर शामिल हुए? हालांकि ये क्वेश्चन आपको नानक क्लासेस पर कल अच्छी तरह से आपको पूरा करवा दिया था, लेकिन कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा। तो भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में 2025 के अंदर ये शामिल हुए? तो वो कौन से दो शहर हैं? इंदौर और उदयपुर शहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से शहर हैं? इंदौर और उदयपुर। देखो आपके सामने इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले दो शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यानी कि इससे पहले बात करें ना, इससे पहले बात करें तो भारत के अंदर कोई भी शहर वेटलैंड्स की सूची में शामिल नहीं था, लेकिन ऐसे पहले दो ऐसे शहर बन गए इंदौर और उदयपुर जो भारत के पहले वेटलैंड्स की सिटी के रूप में इन दोनों को मान्यता दी गई। ग्लोबल वेटलैंड सिटी वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिसमें से इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। ये दोनों भारत के पहले शहर हैं। वैसे दुनिया के अंदर बात करें तो 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं दुनिया के अंदर। अब देखो इंदौर के अंदर महत्वपूर्ण क्या है? सिरपुर झील जो रामसर साइट है और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। सिरपुर झील है, सिरपुर झील और एक पक्षी अभ्यारण्य है जो क्या है, दोनों को इसमें इंदौर के क्षेत्र में मान्यता दी गई है। उदयपुर में तो आपको पता ही है, पिछोला झील है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दूध तलाई है, ये सारे उदयपुर में हैं। तो इनको देख कर इन क्षेत्रों को गजब तरीके का देख कर
इसको क्या है, वेटलैंड की सूची में दोनों को शामिल किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर शहर। जेनिक सिनर ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? जेनिक सिनर ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किस टीम खिलाड़ी को हराया? ये 2025 है अभी, तो क्योंकि अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में हुए हैं। तो पुरुष के अंदर जीता है किसने? जेनिक सिनर ने। किसको हराकर? जेनिक सिनर ने हराया है अलेक्जेंडर जरेरेव को। ऑप्शन नंबर सी, किसको हरा दिया? अलेक्जेंडर जरेरेव ने। जरेरेव को हराकर जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया। और इसके अलावा महिला के अंदर मैंने आपको कल बताया था, महिला के अंदर कल बताया था मेडिसन कीज, महिला के अंदर थी मेडिसन कीज, जिसने आर्याना संबालेका को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है सी। तो सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की लगातार 2 जीत दर्ज कर दी, यानी कि पिछले 2024 के अंदर भी जेनिक सिनर ने जीता और अब की बार 2025 के अंदर भी जेनिक सिनर ने जीत लिया। विजेता जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी। इनके विरोधी थे अलेक्जेंडर जरेरेव, जो जर्मनी के हैं, विश्व नंबर 2 खिलाड़ी। अब देखो, 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे जेनिक सिनर ने, एक तो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक 2024 का यूएसए ओपन भी जीता था। ये दोनों के दोनों किसने जीते? जेनिक सिनर ने जीते हैं, क्योंकि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता और 2025 में अब ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर जीत लिया है। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है? कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई? वो चुनी गई स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो तस्वीर में आपके सामने स्मृति मंधाना, क्रिकेटर खिलाड़ी। तो स्मृति मंधाना ने 2024 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्रिकेट में खुद को एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इनके देखो 2024 में कुल रन कितने बनाए? 13 मैचों में 747 रन बनाए थे। 13 मैचों में कुल कितने रन बनाए? 747 रन बनाए थे। तो 2024 के अंदर इन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्रिकेट में खुद को एक अग्रणी स्थापित किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पनीर सेल्वम ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? ये देखो आपके सामने। और आज आपको बताया ना 28 जनवरी है। 28 जनवरी से जो उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उनकी आज से शुरुआत हो चुकी है। आज से उनकी शुरुआत हो जाएगी 28 जनवरी से। याद रखना, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, जिनको 28 जनवरी से आज से उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पनीर सेल्वम ने कौन सा टूर्नामेंट जीता? इन्होंने जीता है 9वां जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के अंदर। याद रखना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के अंदर। कौन सा? 9वां जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर है इंडियन पनीर सेल्वम, ये खिलाड़ी का नाम है। इन्होंने मलेशिया में आयोजित 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया है। ये 22 वर्षीय हैं इंडियन, जो तमिलनाडु के एरोड से हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अंतिम मैच में इन्होंने वियतनामी जो ग्रैंड मास्टर है गुयेन वान यू को हराया था। स्थान मलेशिया। और दूसरे स्थान पर रहे थे भारतीय IM VS राहुल। कौन रहे थे? VS राहुल है, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। तो पहले स्थान पे कौन रहे? इंडियन है पनीर सेल्वम, जिन्होंने मलेशिया के अंदर 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? अब ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं नागरिक सिविल संहिता। क्या बोलते हैं? नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। हालांकि वैसे बात करें, वैसे राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। वैसे गोवा राज्य है, क्योंकि गोवा राज्य के अंदर क्या है, पुर्तगालियों के समय वो UCC लागू हुआ था। लेकिन अब बात करें वर्तमान में, तो भारत के अंदर कल से यह यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुका है। तो ये कब से हुआ? 27 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू हो चुका है। इसी दौरान जो उत्तराखंड के CM है धामी, उन्होंने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर
नियमावली और पोर्टल ucc.uk.government.in का लोकार्पण भी किया है। अब राज्य में 27 जनवरी का जो दिन है वो समान नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो 27 जनवरी का दिन है ना वो समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां से पुर्तगाली सिविल कोड के तहत उसको लागू किया गया, यानी कि वो पुर्तगालियों के समय उसको लागू किया गया है। लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर ये कल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। ये भारत का पहला राज्य बन गया। 26 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर एलपीएससी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 26 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम्स सेंटर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया एम मोहन को। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो तस्वीर में, क्योंकि वर्तमान में जो इसरो के चीफ हैं वो हैं वी नारायण। कौन है? वी नारायण है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के रूप में एम मोहन को नियुक्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 26 जनवरी को इसरो चीफ वी नारायण ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर रहे हैं। वैज्ञानिक हैं एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एम मोहन 2008 में चंद्रयान 1 मिशन में मून इंपैक्ट प्रोब प्रोजेक्ट के सिस्टम लीडर भी रहे थे। 2008 के अंदर भी चंद्रयान 1 मिशन के तहत ये सिस्टम लीडर रहे थे। कौन? एम मोहन। और अब इनको लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर का निदेशक नियुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है? ये लीजिए भी आपके सामने, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था उनके लिए एक हलवा जो सामग्री है वो भी बनाई गई थी, वो भी उन्होंने चक्कर तैयार हो चुके हैं क्योंकि 1 फरवरी नजदीक आ गई। तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली है? लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन सा? लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां लगातार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करके इतिहास रचेगी, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली वित्त मंत्री बनेगी। अब की बार 2025-26 का जो ये बजट है वो देश के आर्थिक ढांचे में एक और महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब की बार जब ये बजट पेश होगा तब अपने अपने मुख्य मुख्य बातें भी कर लेंगे साथ साथ में। तो निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल है वो मई 2019 से स्टार्ट हुआ था। कब से? मई 2019 से स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री ने वित्तीय वर्ष 1958-59 का बजट प्रस्तुत किया था। अब ये लीजिए 1958-59 का बजट प्रस्तुत किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? ये रखा है 10,000। कितने रखा है? ऑप्शन नंबर सी 10,000। देखो, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम के दौरान ये घोषणा कर दी कि 2030 तक भारत है वो 10,000 जीआई टैग प्राप्त करना है, और वर्तमान में 605 से बढ़ाकर, यानी कि वर्तमान में 605 है उससे बढ़ाकर अब 2030 तक लगातार 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये घोषणा किसने की थी? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ये घोषणा की गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? मोस्ट कर लेना भी, एक एक चीज पढ़ लेना। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रही थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब सबसे पहले आपके सामने है तस्वीर में, ये देखो मोदी जी, इसके साथ में राष्ट्रपति, और इसके साथ में है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जो मुख्य अतिथि रहे। तो थीम याद रखना 76वें गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम रही है अब की बार। तो पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया। उस वर्ष से अब तक 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाहो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे थे। अब देखो, अब की बार 2025 में रहे, और 1950 में डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हैं
जो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के अंदर मुख्य अतिथि रहे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जब 1950 के अंदर जब पहली बार भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे थे, और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना है। और अब 2025 के अंदर भी आए। इसके अलावा 2017 में आए थे, 2017 के समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। अब देखो वन लाइनर करंट आपको सीधे याद रखने हैं। पहला प्रश्न है, 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। याद रखना कि जो जितेंद्र पाल सिंह है उनको इजराइल के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान यानी कि विनियम अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। किसको? ये वृंदावन के अंदर है बांके बिहारी मंदिर, जिसको लाइसेंस दिया गया। और 3 नंबर पे है, कश्मीर के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है। चिनार के जो पेड़ हैं कश्मीर के अंदर, उनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से वन लाइनर याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। टेलीग्राम ज्वाइन किया करो ताकि हमें कोई भी क्लास आती है उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? वो राज्य है मिजोरम। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब एक से लेकर क्रम वाइज मुझे बताओगे भी पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखो यस्टरडे डोज, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? तो लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी। एक एक नोट करते जाना। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, उसमें से एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। कौन से भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, वो रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। और इसकी मैं जब ये अभी 1-2 दिन हो रहा है, ये महीना कंप्लीट होने वाला है, तो ये मैं क्या करूंगा, इनके अलग से जो जितने भी मैंने 1 महीने पर ये पॉलिटिकल की आपको क्वेश्चन बनाए ना, इनकी अलग से मैं आपको एक क्लास दूंगा। ये इसी प्रकार वन लाइनर क्लास मिलेगी आपको, वो अच्छे तरीके से आप और है उसको रिवाइज कर लेना। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट डोज, अब आप आज अपनी बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताना है नाम। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये बताने हैं। क्योंकि नीति आयोग से आपको पता है लगभग जीके है, कोई भी एग्जाम मान लो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए आज नीति आयोग के बारे में आपको अच्छे तरीके से मैं रिवाइज करवाता हूँ। अच्छे तरीके से बताना, प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग का पूरा नाम, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, इसके अच्छे तरीके से जवाब देना। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें पुराने पेपर है वो आपको धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो। इसके अलावा ये बुक है नाना क्लासेस की करंट अफेयर्स की, ये भी आप ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान है भारत राजस्थान, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड की भारत राजस्थान, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी है, और ये वार्षिक करंट तो है ही, इसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलता है। बस निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और ताजा अभी आरएस का एग्जाम आ रहा है, तो उसके अंदर देखेंगे अपने किस प्रकार के करंट के प्रश्न आए और कौन कौन से महीने से कहाँ से प्रश्न करंट के अंदर आ रहे हैं। ताजा आरएस का एग्जाम आ रहा है 2 फरवरी को, देखते हैं आरएस के अंदर किस प्रकार का करंट पूछा जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।